हेलो स्टूडेंट्स। गॉस नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन में आज हम एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लॉन्ग चार्ज प्लेट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गॉस लॉ के जितने एप्लीकेशंस होते हैं, जितने डेरिवेशंस होते हैं, उसमें हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी हम उन 4 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। पहला स्टेप है कि हम एक गॉसियन पृष्ठ का चित्रण करते हैं। सेकेंड स्टेप है कि हम उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू फाई की वैल्यू निकालते हैं बाय फार्मूला इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। फिर थर्ड स्टेप में फिर से हम फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फार्मूला यूज़ करके। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप से जो हमें फ्लक्स की वैल्यूज़ मिली हैं उनको हम बराबर रख के ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डेरिवेशन हम लेके चलते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से पूछा गया था कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र ज्ञात करें। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि गॉस प्रमेय का प्रयोग करते हुए पृष्ठीय आवेश घनत्व जो कि सिग्मा से दिखाया जाता है, ये जो सिंबल है सिग्मा का सिंबल है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के लिए के एक अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये जो समतल चादर है, आवेशित समतल चादर है, उसको हम पृष्ठीय आवेश भी बोल सकते हैं क्योंकि आवेश इसमें पृष्ठ में फैला होता है। और यहाँ हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं जो कि सिग्मा से दिखाते हैं, और ये सिग्मा क्यू अपॉन ए के बराबर होता है जहाँ ए है क्षेत्रफल। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डेरिवेशन हम लेके चलते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेटेस्ट से ये एक पृष्ठ है, ये प्लेन है जिसमें कि आपने कुछ चार्ज दे दिया, लेटेस्ट से पॉजिटिव चार्ज जिसमें आपने दे दिया है। अब पहला स्टेप रिकॉल करो, पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप होता था कि आपको गॉसियन पृष्ठ बनाना है, चित्रण करना है उसका। तो यहाँ गॉसियन पृष्ठ कैसा आप बनाओगे? एक बेलनाकार आकृति आप बनाते हो। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये एक बेलन है, एक सिलेंडर है, और आप देख पा रहे हो कि सिलेंडर कुछ ऐसा हमने बनाया है जिसमें कि सिलेंडर का आधा पार्ट तो इधर है और आधा पार्ट सिलेंडर का इस साइड है, और बीच में कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल एक तरह से वृत्ताकार पृष्ठ है, जो कि ये जो आपका सिलेंडर है, जो बेलन है, वो इतने पृष्ठ को अपने अंदर लिए हुए है, जो कि मैं ए से दिखा रहा हूँ। ए क्षेत्रफल इसके अंदर है, और मान के चल लेते हैं लेटेस्ट से ये जो क्षेत्रफल इसके अंदर है उस क्षेत्रफल में आवेश लेटेस्ट से स्मॉल क्यू है, तो हम ये मान के चल रहे हैं। अब जैसे कि पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि हम कहीं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ निकालना चाह रहे हैं कि अगर ये आपका पृष्ठ है, एक समतल चादर है, आवेशित चादर है, उसके कुछ दूरी पर लेटेस्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। अब हम इसमें जो हमने सिलेंडर बनाया है उस सिलेंडर के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपको पता ही है, पीछे भी आपने डिस्कस किया था। यहाँ वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला पार्ट है ये वाला पार्ट जो कि वृत्ताकार पृष्ठ है। दूसरा है सेकंड, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है जो कि आपका कर्व्ड एरिया है, वक्र पृष्ठ है ये। और थर्ड वाला पार्ट है आपका फिर से सर्कुलर एरिया या वृत्ताकार पृष्ठ। तो आपने क्या किया, पूरे बेलन को 3 पृष्ठों में विभाजित कर दिया। अब फिर हम क्या करते थे, जो काल्पनिक पृष्ठ था उनको हम मान के चलते थे कि वो छोटे छोटे डीएस एलिमेंट्री एरिया या छोटे क्षेत्रफलों से मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हम एलिमेंट्री एरिया मानेंगे वो फर्स्ट के लिए अलग एलिमेंट्री एरिया मानेंगे, सेकेंड पृष्ठ के लिए अलग एलिमेंट्री एरिया मानेंगे, और थर्ड के लिए अलग एलिमेंट्री एरिया मानेंगे, और हर एक के लिए ई और डी एस की दिशा दिखाएंगे जैसे कि पीछे डेरिवेशन हमने कर लिया है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखिए, हमने 3 पृष्ठ मान लिए, 3 हमने एलिमेंट्री पृष्ठ या एलिमेंट्री एरिया मान लिए। तो लेटेस्ट से थर्ड पृष्ठ की अगर हम बात करें तो थर्ड पृष्ठ में जो डीएस की दिशा होगी ऑब्वियसली वो बंद आकृति के बाहर की दिशा होती है, तो डीएस की दिशा हमने इस तरह से दिखा दी। ई की दिशा किधर होगी? आप खुद देखिए, ये पॉजिटिव आवेश है तो ई की दिशा पॉजिटिव से बाहर की डायरेक्शन में होता है, तो ई की दिशा भी वही दिशा होगी जो कि डीएस की दिशा है। इसी तरह से इस वाले क्षेत्रफल के लिए, इस वाले डीएस के लिए जो दिशा होगी, डीएस की दिशा किधर होगी? वो भी आउटवर्ड होगी, बाहर की दिशा। तो वो किधर होगी? वो इस पृष्ठ के लंबवत होगी, तो ये डीएस की दिशा है।
ई की दिशा किधर होगी? फिर से ई की दिशा आपको देखने के लिए आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ई की दिशा दिखानी है, तो पॉजिटिव से हमेशा बाहर को जाती हुई ई की दिशा होती है। तो ई की दिशा यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पृष्ठ से दूर जाती हुई दिशा है। और यहाँ पर ई और डी एस के बीच कोण जो बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। फिर उसके बाद अब फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वही जैसे यहाँ पर थर्ड के लिए हमने किया था। ई की दिशा क्या होगी? इस पृष्ठ से दूर, तो दूर किधर होगी? ये राइट हैंड साइड में होगा। और डी एस की दिशा क्या होगी? इस पृष्ठ से लंबवत परपेंडिकुलर, वो इस तरह से होगा। यहाँ ई और डी एस की दिशा समानांतर है, पैरेलल है, तो इनके बीच एंगल 0 होगा। अब थर्ड स्टेप हम करते हैं कि हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे बाय फार्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है। तो इस वाले फार्मूले को जब इस पूरे पृष्ठ के हमें लगाना है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 तरह के डी एस हैं। तो हमें ये, क्योंकि 3 तरह के डी एस हैं, तो फ्लक्स भी हमारे 3 तरह के हम लेके चल लेंगे कि ये पूरा जो आपका है फार्मूला, वो भी हम 3 भागों के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो पहले भाग के लिए ये होगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप देखिए पहले भाग में ई और डी एस की दिशा एक जैसी है, तो यहाँ पर एंगल दोनों के बीच 0 है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने 0 रखी। सेकंड के लिए होगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90। आप देखिए इसमें सेकंड वाला पृष्ठ जो है, ये जो आपका वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड एरिया है, उसमें ई और डी एस के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ई डी एस कॉस 90 आएगा। फिर थर्ड के लिए क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा की जगह फिर यहाँ 0 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो थर्ड पृष्ठ के लिए ई और डी एस की दिशा एक ही सब दिशा है, समानांतर है, पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 होगी। तो हमने किया क्या, इस जो इक्वेशन थी, हमें इस पूरे इक्वेशन को हमने 3 भागों के लिए अलग अलग लिख दिया, फिर उन्हें जोड़ दिया, तो ये कुल फ्लक्स का मान है। अब आप देख पा रहे हैं कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बीच वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। बाकी टर्म आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस, बीच वाला 0 हो जाएगा, और ये फिर इंटीग्रेशन ई डी एस हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ डी एस जो आप मान रहे हो, ये कौन से डी एस है? ये पहले पृष्ठ के लिए डी एस है और ये सेकेंड पृष्ठ के लिए डी एस है। तो आप पहले पृष्ठ और सेकेंड पृष्ठ के लिए डी एस अगर लेके चलते हो, तो ये इस आवेशित प्लेट से समान दूरी पर होंगे सब डी एस, जितने भी पॉसिबल डी एस है। मतलब ई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए उसमें। अब क्योंकि ई की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसलिए ई हमारा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस से। और यहाँ पर भी सेम वही होगा, ई बाहर आ गया, तो हमारे पास दो एक जैसी, एक समान सी हमारे इक्वेशन हमारे पास मिल गई है, टर्म मिल गई है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी एस कौन सा है? आप देखो ये डी एस है फर्स्ट वाले पृष्ठ के लिए। तो पहला पृष्ठ अगर आप इसमें ये छोटे छोटे आपके एलिमेंट्री एरियाज़ या छोटे क्षेत्रफल जब मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा पहले वाले जो आपका पार्ट है, जो रीजन है, उसका क्षेत्रफल। और ये पहला वाला पार्ट क्या है? ये वृत्ताकार पृष्ठ है। तो ये छोटे छोटे डी एस जब आप जोड़ोगे, तो एक वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। तो इंटीग्रेशन डी एस बेसिकली क्या होगा? इसका एरिया कितने के बराबर होगा? इसका एरिया वही होगा जो कि आपका ये एरिया है, जितना भाग इस आवेशित प्लेट का इसके अंदर है, वही तो ए है। तो इस ए का जो आपका ये जो आपका क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल है उसको हमने अगर ए से दिखाया है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? ए क्षेत्रफल का होगा, और ये भी ए क्षेत्रफल का होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एस को हम सीधे सीधे ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। इंटीग्रेशन डी एस को यहाँ पर ए के बराबर हमने लिया है। मतलब फाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई? फाई की वैल्यू हमें मिल गई 2EA। अब ये तो हमें लेट से ये पहली इक्वेशन हो गई, जो कि हमारे सेकंड स्टेप में फ्लक्स की वैल्यू आती थी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे? गॉस थ्योरम से आपको याद रहना चाहिए, गॉस थ्योरम के अनुसार फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करोगे? लास्ट स्टेप में आप दोनों की वैल्यूज़, जो दोनों फ्लक्स आपको मिले हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट होना था, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप बराबर रखते हो, तो वी विल हैव क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 2EA। तो वही करते हैं हम। यहाँ पर आपका आएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ से कि ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमारे पास ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि यहाँ पर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में अगर ई की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है क्यू आवेश,
और वो आवेश कहाँ फैला हुआ है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए इसे Q अपॉन ए को हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व किया था। अब आपको याद करना है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, हम रेखीय आवेश घनत्व या एक तार में घनत्व की हम बात कर रहे थे। तो वो बेसिकली क्या था, एक आवेश को हमने तार या रेखा में फैला रखा था, इसलिए हम वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व की बात करते थे और Q अपॉन एल से उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, इंगित करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि आवेश एक पृष्ठ में फैला हुआ है, एक क्षेत्रफल में फैला हुआ है या एरिया में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको हम Q अपॉन ए से दिखाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर Q अपॉन ए इस इक्वेशन में देखो आप तो यहाँ पर है Q अपॉन ए। Q अपॉन ए की जगह आप ये सिग्मा लिखेंगे, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो एक आवेशित चादर के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हो ये अनंत मतलब फैलाव वाला चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और आप बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो ई है ये आर पे निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ आर का कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई यहाँ पर आर के इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आवेशित चादर के कारण ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आवेशित समानांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालिए। माना कि दोनों प्लेटों में आवेश घनत्व समान है जो कि सिग्मा के बराबर है। हमें ये दो प्लेट दी गई है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और लेटेस्ट से एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों प्लेटों के हमें क्या है बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालना है और उन प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। मतलब पी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, क्यू पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और हमें दिया गया कि आवेश घनत्व तो दोनों में सेम है, सिमिलर है, मतलब सिग्मा इसका है सिग्मा इसका है। अब क्योंकि प्लेटों की या चादरों की बात हो रही है तो आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आपने ये डिराइव भी कर दिया है पीछे। तो अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण होता है। अब यहाँ पर दो प्लेट है तो दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र का योगदान या कंट्रीब्यूशन किसी बिंदु पर हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्यू बिंदु पर अगर देखें, पहले हम ई और डी एस की सॉरी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम देख लेते हैं, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्यू पॉइंट पे अगर हम देखें तो पहले के कारण भी होगी सेकंड के कारण भी होगी। कौन कौन सी दिशा में होगी आप खुद देखिए। अगर पहले के कारण को मैं E1 दिखाऊं नाम, अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 से दिखाऊं और सेकंड में E2 से दिखाऊं, तो क्यू पॉइंट पर पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगी, वो होगी बाहर की दिशा। पॉजिटिव से बाहर की दिशा होती है, नेगेटिव की दिशा में होता है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर है, देख पा रहे हैं बाहर की दिशा है। E1 को आपने बाहर की दिशा में दिखाया। सेकंड के कारण नेगेटिव है तो E2 की दिशा इधर कुछ होगी। तो दो दिशाएं आपने देखी। कुल Q में वैद्युत क्षेत्र का मान बेसिकली E1 और E2 के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे। P पे भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले वाली प्लेट और सेकंड वाली प्लेट के कारण कौन कौन सी दिशा होगी बताओ। पहले वाले के कारण क्या होगी, आप खुद देखिए, पॉजिटिव से दूर की दिशा होती है, मतलब ये राइट की डायरेक्शन में होगा, E1 राइट हैंड डायरेक्शन में होगा। और सेकंड वाली प्लेट नेगेटिव है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो नेगेटिव की तरफ होगा। मतलब पी पॉइंट पे सेकंड वाले वैद्युत क्षेत्र के कारण सेकंड वाले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, राइट डायरेक्शन में होगी। तो आप देख पा रहे E1 की दिशा भी इधर, E2 की दिशा भी इधर। अब आपको ये पता है कि किसी आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों की वैल्यू का मान क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने E1 E2 दिखाया है इसे, बट बेसिकली वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 क्या है, वो सेम है। तो सबसे पहले P पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। तो P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, देखो खुद दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, कुल E का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Q पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, ये वैल्यू हम निकालना है। तो आप खुद देखो E1 E2 बराबर है तो E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, E का मान 0 आ जाएगा। तो ये आपको रिजल्ट
आगे जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे संधारित्र का या कैपेसिटर का, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि वहाँ पर भी दो अलग अलग अपोजिटली चार्ज प्लेट्स रहती हैं और उनके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान की वैल्यू बोली जाती है। तो आपको याद रखना है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक क्वेश्चन था जिससे कि आपको आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ये लास्ट हमारा एप्लीकेशन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का। थैंक यू।